गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। नियोजन से लेकर जितने भी अपडेट होता है मैं कोशिश करती हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए लेकर आऊँ। कल एक न्यूज अपडेट हुई है नाइट में कि नियोजन तो होगा ही, वो भी ससमय। ये रंजीत सर का बयान है और देखिए इसमें जितनी सारी अपडेट है उन्होंने क्या कहा है ईटीवी भारत साथ इंटरव्यू में, मैं उसे भी बताती हूँ, आप उसे देखिए। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी अपडेट बोले प्राथमिक शिक्षा निदेशक अभ्यर्थी टेंशन ना ले, बहाली तो होगा ही, वो भी ससमय। ईटीवी भारत संवाददाता अमित वर्मा लगातार शिक्षक नियोजन को लेकर ग्राउंड जीरो में पूरी जानकारी देते रहते हैं। ऐसे में आखिर क्या है शिक्षक नियोजन की इनसाइड स्टोरी, पूरी खबर यहाँ पे आपको मिलेगी। बिहार में करीब 1,25,000 शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। कई वजहों से नियोजन प्रक्रिया में व्यवधान आता रहा है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। अभ्यर्थियों को इस बात का डर सताने लगा है कि चुनाव से पहले अगर बहाली नियोजन नहीं होता है तो ये प्रक्रिया ठंडे बस्ते में जा सकती है। दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मुद्दे को साध लिया है। विपक्ष लगातार पीड़ित अभ्यर्थियों के टच में है। बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं, आक्रोश में हैं। वजह साफ है कि 94,000 प्राथमिक शिक्षक और 30,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन 14 महीने में भी पूरा नहीं हो पाया। नौकरी के इंतजार में बेसब्र हो रहे अभ्यर्थी का मानना है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। इस बारे में एनआईओएस डीएलएड संघ के अध्यक्ष पप्पू कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ढुलमुल रवैये के कारण नियोजन की प्रक्रिया में इतनी देरी हो रही है। उन्होंने डिमांड की कि नियोजन से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए बिहार सरकार एडवोकेट जनरल को इन्वॉल्व करे ताकि जल्द से जल्द पटना हाईकोर्ट में चल रहे मामले का निपटारा हो सके। उसके बाद देखिए उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा है, वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। कोर्ट में मामला क्या है सो पहले देखते हैं। दरअसल पटना हाईकोर्ट में 8 सितंबर को इस नियोजन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से वकील उपस्थित नहीं हुए, जिसकी वजह से मामला 28 सितंबर तक टल गया है। हालांकि इसमें स्पष्ट कहना है कि हम लोग नियोजन की प्रक्रिया ससमय पूरा कराने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। इसके लिए हर जरूरी काम किया जा रहा है। अगली सुनवाई में एक कोशिश होगी कि सरकार वकील उपस्थित रहे और अपना पक्ष रखे ताकि बहाली ससमय पूरा हो सके। यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है कि इतने दिन पहले नोटिस देने के बाद ही अप्रॉक्स 15 या 16 जून के बाद से नोटिस दे दिया गया था कि प्राथमिकता और दिसंबर सीटेट को लेकर के 2 जुलाई को ये लेटर इशू पटना हाई कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया था और उस समय से सरकार इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी कि अब काउंटर फाइल होगी। काउंटर फाइल होने के बाद जब ये हियरिंग का डेट मिला तो सरकार के वकील वहाँ पे उपस्थित नहीं है। प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में कहाँ फंसा है पेच, पहला देखिए क्या बात है। नियोजन की प्रक्रिया के दौरान सरकार ने पिछले साल दिसंबर में एक पत्र जारी किया जिसमें यह कहा गया कि क्लास 1 से 5 के लिए शिक्षकों के नियोजन में डीएलएड अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा क्या है सो देखिए, इस प्राथमिकता शब्द के उल्लेख के कारण अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट चले गए। इसी मामले में की सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है और जब भी हियरिंग होती है तो गवर्नमेंट के वकील नहीं उपस्थित होते। कुछ एविडेंस नहीं होने के कारण यह सुनवाई अब 28 सितंबर को होगी। उसके बाद देखते हैं क्या है। और दूसरा मामला सीटेट अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है, जो दिसंबर 2019 में सीटेट पास करने के बाद शिक्षा विभाग से यह मांग कर रहे कि उन्हें भी इस नियोजन में शामिल किया जाए, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट कर चुकी है कि जुलाई 2019 तक टेट या सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थी को ही इस नियोजन में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस मामले में सरकार जवाब दाखिल कर चुकी है। अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में कहाँ फंसा है पेच। माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया आखिरी चरण में। कुछ दिन पहले नेत्रहीन अभ्यर्थियों की ओर से एक पटना हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया गया जिसमें मेधा सूची के दौरान दिव्यांग अभ्यर्थियों की श्रेणी में नेत्रहीन अभ्यर्थियों के कोटे पर सवाल उठाए गए। हालांकि सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि इसमें नेत्रहीन अभ्यर्थियों को कुछ कन्फ्यूजन हुआ है। इस मामले में सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट निकालकर अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र देना बाकी है। पटना हाईकोर्ट का फैसला आते ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन कार्य पूरा करने की जल्द संभावना है। अब देखिए ईटीवी भारत के साथ जो रंजीत सर हमारे हैं उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा है उसे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में केस पेंडिंग है जिसके चलते इससे डेट आई है और आप सबको पता है कि हेयरिंग जो है पूरी नहीं हो पाई है। स्पेशली 2 केसेज है सीटेट दिसंबर को लेकर और प्राथमिकता को लेकर। तो हालांकि जो हेयरिंग नहीं हो पाई है तो कहीं ना कहीं जो है इसमें डिले हो रही है, लेकिन 6 से 8 तक का जो हमारा मेरिट है ऑलमोस्ट सभी जगह का आ चुका है।
उस पर आपत्ति ऑनलाइन ली जा रही है और आपत्ति भी का डेट भी समाप्त होने वाली है। 1 से 5 के लिए भी नियोजन इकाई से आग्रह किया गया है और उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी वो 1 से 5 का भी हमने NIC पे डालने के लिए कहा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन जहाँ तक डिले होने का सवाल है तो आप सबको पता है कि चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है केस, इसके चलते डिले हो रहा है। लेकिन प्रोसेस जो है वो हम लोगों ने जारी रखा है। तो प्रोसेस जारी रखने से क्या होगा कि जैसे जो भी जिस भी तरह के ऑर्डर्स आएंगे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। एक सवाल जो बार बार ये अभ्यर्थी परेशान इसलिए है कि चुनाव की घोषणा होगी तो बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, और आखिर क्यों सरकारी वकील पेश नहीं हो पा रही हैं। मतलब ये 2 सवाल अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, 2 अलग अलग एडवोकेट के पास एक केसेज है। एक तो जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ 2 केसेज में उपलब्ध थे। दूसरे जो मैटर था उसमें हम भी जानना चाह रहे थे कि सरकारी वकील नहीं उपलब्ध हो पाई हैं, तो उनसे बातचीत हो रही है कि क्या कारण था। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ऐसी मौके आएंगे तो शायद उपलब्ध भी होंगे और उस पर डिसीजन भी हम लोग को फाइनल मिल पाएगा। आखिर चुनाव की घोषणा होने के बाद क्या बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी? देखिए, चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों में कई तरह की आशंका है कि चुनाव हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगा, चुनाव नहीं होगी, चुनाव के बाद जो है नहीं होगी बहाली। ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार जब गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी निकालती है तो उसको भरने की प्रक्रिया जो है पूरी करनी ही होती है, पहली बात। दूसरी बात है कि चूँकि हमारे यहाँ टीचर की कमी है तो बहाली तो होनी ही होनी है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। चूँकि सरकार की प्राथमिकता है एजुकेशन, प्राथमिकता हमारी जो है वो टीचर का अपॉइंटमेंट और शिक्षा को बेहतर करने का। तो जब तक शिक्षक नहीं रहेंगे स्कूल में तब तक बेहतर नहीं हो सकता है। तो ये युवाओं को सोचना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं होगा कि चुनाव हो गया या चुनाव हो रहा है तो हमारी वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी या वैकेंसी नहीं रहेगी। ये तमाम तरह की आशंका को अपने मन से दूर करना चाहिए। और हाँ, डिले हो रही है लेकिन उन लोग को अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल पाएगा। क्या नियोजन जो मेधा सूची की बात हो रही है कि वो कई जगहों से मेधा सूची नहीं आ पाई है, पंचायतों से खासकर शिकायत आ रही है, और आप मतलब प्राथमिक शिक्षा निदेशक से ज़्यादा उम्मीदें लगा लोग बैठे हैं कि सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध होंगी और उन्हें पर्याप्त मौका मिलेगा आपत्ति दर्ज करने का भी। देखिए, आपत्ति दर्ज करने का जहाँ तक सवाल है, आपत्ति दर्ज करने के लिए हम लोगों ने मौके उनको दिया है। और पहली बार आपने देखा हो कि NIC के हमने लिंक दिया है। हाँ, लिंक में भी कई तरह की समस्या थी, इसको दूर कर लिया गया। 1 से 5 में भी बहुत सारी चीज़ें 2-3 दिनों तक चलती रहेगी, कोई फॉर्मेट में प्रॉब्लम थी तो उसको भी दूर किया गया है। इसके बावजूद भी किसी नियोजन इकाई का या किसी नगर निगम, नगर निकाय का कहीं भी नाम अगर छूटता है या रह गया है तो भी हमारे पास जो आते हैं कंप्लेन, उसको हम लोग रिड्रेस करते हैं, उसको पूरा करवाते हैं। वो लोग मैं बताऊं कि अभी 6 से 8 में ही 1 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट्स आए हैं, यानी कि उनकी आपत्तियां आई है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस स्तर तक जो है वो आपत्तियां आ रही है, जिसको कि रिड्रेस करना होगा और उस रिड्रेसल सिस्टम से हम लोग उसको दूर करेंगे। ऑलमोस्ट कई सारे लोगों का है कि उनका नाम छूट गया है या फिर उनका परसेंटेज कम है या फिर कोई सर्टिफिकेट को लेकर उनको नीचे कर दिया गया है, कि मेधा को लेकर ऊपर नीचे हुआ है। तो ये सब जो भी है उसको दूर किया जाएगा और बेहतर जो भी हो सकता है हम लोग भविष्य में भी इसके लिए प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, नियोजन किस तरह से होगा? क्या कैंप की बहाली होगी, क्या ऑनलाइन सिस्टम से होगा, ये भी अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। देखिए, बहाली को ये जहाँ तक कैंप का सवाल है, मेरी पूरी व्यक्तिगत राय है कि मैं बहाली बिल्कुल कैंप के थ्रू करवाना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि यदि हम सभी अभ्यर्थियों को यहाँ वहाँ सभी जगह काउंसलिंग के लिए दौड़ाते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि उनमें एक तो हरास होगा, सब जगह पहुँच नहीं पाएंगे। तो कैंप मोड में अगर करते हैं तो सभी जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं जो लॉन्ग टाइम लगने वाला है वो दूर भी किया जा सकेगा और सभी की बहाली जो है ससमय हो पाएगी। तो जो भी बेस्ट वे होगा उसमें हम लोग करेंगे। विभाग जो है कंसस है और उसमें जो भी संशोधन भी करना होगा तो हम लोग संशोधन भी करेंगे। जैसे ऑनलाइन की प्रोसेस नहीं थी अभी तक आपत्ति की, हमने उसको किया है। आगे भी हम लोग कोशिश है कि जो बहाली है कम के मेथड मोड में हो ताकि किसी तरह के नीचे के स्तर पे जो है गड़बड़ी नहीं। हाँ, नियोजन इकाई पे हम लोगों का पूरी तरह से जो है वो प्रेशर नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता है पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई भी करने के लिए हमने कहा है। लेकिन जल्दी ही हम विभाग को भी लिखेंगे जहाँ भी जिस नियोजन इकाई से हमें सूची या फिर मेधा सूची नहीं प्राप्त होती है। तो ये देखिए, सारी समस्याओं को लेकर के जवाब दिया है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने, और ये कहा है कि सरकार गंभीर है, सारे प्रयास हो रहे हैं, और सारे प्रयास इसलिए हो रहे हैं कि जैसे ही हाई कोर्ट से इस मामले में डिसीजन आए वो तुरंत
जो बहाली प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा सके। पटना से ईटीवी भारत के लिए अमित वर्मा। तो रंजीत सर ने जो भी इंटरव्यू में कहा है कि बहाली को लेकर वो बहुत सजग है और दोनों बहाली एक साथ होगी, 1 to 5 या 6 to 8 हो, और कोशिश यही कि कैंप के माध्यम से ही बहाली हो। जो आप देखते होंगे कहीं कि मेरिट लिस्ट को 1 से लेकर 10 के बीच में एक ही बच्चा हर जगह रन कर रहा है, वो कहीं एक जगह सेलेक्ट हो पाएंगे और बाकी सीट वैकेंट हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।